वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा पॉलिटी का सेकंड लेक्चर होगा, यह सेकंड क्लासेस होगी हमारे पॉलिटी के सीरीज़ में एम लक्ष्मीकांत से जो हमने स्टार्ट किया था। कल हमने देखा था हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स। आई होप आप उस वीडियो को पूरा देखे होंगे एंड आप उसको एक बार जाके रिवाइज किए होंगे अपने बुक के थ्रू एंड ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जो कि बीपीएससी के होने वाली है एंड अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के लिए। ओके, तो आज के दूसरे सेशन में हम देखेंगे अपना मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 आया और देश आज़ाद हो गई तो फर्स्ट इलेक्शन हुआ हमारा 1951 में। ओके, एंड कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ 1947 के थ्रू ये हम देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड हम चलते हैं स्लाइड्स पे डायरेक्टली, क्योंकि मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगा तो बहुत लेंथी हो जाएगी एंड बुक से मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूंगा, जैसे कि आपके बॉक्सेस हो गए वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड एक चीज़ है कि नंबर ऑफ मेंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे वो बिहार से कितने मेंबर थे, तो बिहार से हमारे 36 मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ये आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा अपकमिंग बीपीएससी एग्जाम्स के लिए। ओके, 36 मेंबर थे बिहार से जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में असेंबली के मेंबर थे। ओके, तो मैं आपको डायरेक्ट स्लाइड पे ले चलता हूँ, वेट फॉर अ मिनट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। तो सेकेंड चैप्टर है हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसे फ्रेम होता है बेसिकली ये देखेंगे हम इस सेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे तभी तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो सबसे पहले ये क्या हुआ था 1934 में ये डिमांड उठी थी फॉर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। Okay, and M.N. Roy was the first one who put the idea of constituent assembly. M.N. Roy in the year 1934 first time put the idea of constituent assembly. ठीक है, एंड स्वराज पार्टी थी वो फर्स्ट टाइम मूटेड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये भी मैं आपको लिख देता हूँ कौन सी पार्टी थी, क्वेश्चन आ सकता है। स्वराज पार्टी फर्स्ट टाइम मूटेड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, एंड आईएनसी कब डिमांड की थी ये चीज़, ये तो एम.एन. रॉय ने किया था 1934 में फर्स्ट टाइम, एंड स्वराज पार्टी थी वो फर्स्ट टाइम मूटेड की थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी फॉर्म होनी चाहिए। और आईएनसी उस टाइम बहुत न्यूज़ में थी एंड आईएनसी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। एंड आईएनसी 1935 में उसने ऑफिशियली डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एंड आईएनसी के 1935 में प्रेसिडेंट कौन थे, तो आईएनसी के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे मदन मोहन मालवीय। ओके, क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ, हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे ये, कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी सेशन 1935, क्योंकि ये एक्ट थी जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पार्ट्स लिए गए, बहुत सारे चीज़ लिए गए। ठीक है, एंड सेम एज नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा जवाहरलाल नेहरू इन 1938 वो डिक्लेयर करते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया
must be framed without outside interference. Constituent Assembly of Free India must be framed without outside इंटरफेरेंस. ओके, तो क्वेश्चन आ सकता है कि विच लीडर सेज दैट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट द Constitution of Free India must be framed without outside interference by the Constituent Assembly elected on the basis of adult franchise. And Constituent Assembly किसके बेसिस पे इलेक्टेड होगी? एडल्ट फ्रेंचाइज पे. एडल्ट फ्रेंचाइज. ओके, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इनफैक्ट ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाइनटीन 1934 में फर्स्ट टाइम आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन लाया था? एम एन रॉय. स्वराज पार्टी थी उस टाइम पे. आईएन से डिमांड की थी 1935 में. फर्स्ट टाइम ऑफिशियल डिमांड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और जेएल नेहरू ने बोला था कि द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस. ठीक है. एंड ये जो डिमांड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थी फाइनली एक्सेप्ट कब हुई? कौन से एक्ट के तहत? तो ये अगस्त ऑफर थी. अगस्त ऑफर of 1940. Constituent Assembly was finally accepted in principle by British government. Okay. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सेप्ट कर दी गई कि हाँ हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे बाय द अगस्त ऑफर. ठीक है. एंड आगे बढ़ते हैं इसमें. आगे हमारा कि कंपोजिशन क्या थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. ठीक है. कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही है तो उसमें मेंबर्स होंगे ना. कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ओके, तो इसमें थे टोटल स्ट्रेंथ थी 389 टोटल स्ट्रेंथ थी. ठीक है. जिसमें से 296 जो थी वो ब्रिटिश इंडिया के थी. ब्रिटिश इंडिया. ठीक है. जिसमें कि 292 जो थे 292 वो थे 11 गवर्नर प्रोविंसेस में बटे हुए प्रोविंसेस में. ठीक है. एंड 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे. चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस. ओके. and indirectly elected by member of legislative assembly of provinces on the basis of 1946 provincial election. indirectly election था इन लोग का. indirectly elected थे ये लोग. जो इलेक्शन हुई थी 1946 में प्रोविंशियल इलेक्शन, उसमें जो इलेक्शन हुई थी इनडायरेक्टली इलेक्टेड वो लोग थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स. प्रोविंशियल इलेक्शन जो हुई थी उसके तहत ये मेंबर्स आए थे. ठीक है. और इलेक्शन किस बेसिस पे हुई थी? इलेक्शन हुई थी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. दैट इज ऑन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. ओके. एंड
द सीट इन ईच प्रोविंसेस वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 मेजर कम्युनिटीज। जो सीट थी वो 3 मेजर कम्युनिटी को डिवाइड की गई थी। सीट्स जो थी वो 3 मेजर कम्युनिटी को दी गई थी। पहले तो उसमें मुस्लिम, सेकंड वन इज सिख एंड थर्ड वन इज जनरल थे। इन प्रोपोर्शन to their respective population। ओके, एंड जो 296 थे वो थे हमारे ब्रिटिश इंडिया के, एंड जो बच गए जो कि 93 वो प्रिंसली स्टेट्स के थे। प्रिंसली स्टेट। ओके, तो टोटल 389 मेंबर थे, जिसमें कि 296 थे ब्रिटिश इंडिया के एंड जो 93 थे वो प्रिंसली स्टेट थे। ठीक है, एंड फिर आगे देखते हैं हम। जो मेंबर थे वो नॉट इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज बट कंटेन्स ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। जो मेंबर्स थे वो इलेक्ट हुए थे सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी थे, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। ठीक है, मेंबर नॉट इलेक्टेड, नॉट पे फोकस करेंगे। नॉट इलेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। but contains all section of Indian society, contains all section of Indian society। ओके, तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है स्टेटमेंट के फॉर्म में कि जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी से नहीं थे, बल्कि इलेक्टेड थे बेसिस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के तौर पे। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि वो इलेक्टेड थे ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी से, ना कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के तहत वो इलेक्टेड थे। ठीक है, एंड फिर देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम हुई, कॉन्स्टिट्यूटेड in November 1946 under Cabinet Mission Plan। Cabinet Mission Plan। ओके, एंड एक्सेप्टेड बाय विच, एक्सेप्ट हुई थी अगस्त दफर में। ठीक है, याद रखेंगे आप। एंड कंस्टिट्यूट हुई थी अंडर कैबिनेट मिशन प्लान में 1946 में। ठीक है, पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी थी। पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी थी ये। स्टेटमेंट के फॉर्म में ये पूछ सकता है, या फिर आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज अ पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी इज नॉट। और सेकंड स्टेटमेंट आपको ऐसे दे सकता है कि मेंबर्स थे वो ऑल सेक्शन सोसाइटी से नहीं थे, बल्कि ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। तो दोनों स्टेटमेंट उसमें गलत हो जाएगी, क्योंकि पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी थी और सेक्शन ऑफ ऑल इंडियन सोसाइटी का उसमें रिप्रेजेंटेशन था। ओके, अब इसमें हम देखते हैं कि जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, कौन मेंबर इसमें नहीं थे। नॉट
मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसमें महात्मा गांधी नहीं थे, महात्मा गांधी नहीं थे, जिन्ना साहब नहीं थे, एंड जयप्रकाश नारायण नहीं थे। ये तो हमेशा से दूर रहे इस चीज़ से। जिन्ना साहब ने मतलब मुस्लिम लीग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्ट नहीं ली, पहले ली थी, फिर वो अलग हो गए थे। और जयप्रकाश नारायण भी हमारे नहीं थे मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो क्वेश्चन पूछ सकता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड आपको बहुत सारे 4 स्टेटमेंट दे देगा, उसमें दे देगा ऑप्शन की महात्मा गांधी थे, तो महात्मा गांधी उसमें नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं थे, एंड जयप्रकाश नारायण भी नहीं थे। ठीक है, एंड लेट्स टॉक अबाउट फर्दर। तो वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, वर्किंग। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, फर्स्ट मीट ये हुई थी आपको 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, एंड इसको बाइकॉट कर दिया था मुस्लिम लीग में, बाइकॉटेड बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, एंड दैट्स द रीज़न मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे हमारे मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एंड कैबिनेट मिशन प्लान में के तहत ये कंस्टिट्यूट हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस पॉइंट को याद रखें। एंड इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा वॉज द टेम्पररी प्रेसिडेंट। एंड इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये थे हमारे टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, ईच एंड एवरी पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी थे एंड वी.टी. कृष्णमाचारी थे, वो वाइस प्रेसिडेंट थे। 2 वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, एच.सी. मुखर्जी एंड सेकेंड वन इज वी.टी. कृष्णमाचारी, ये थे वाइस प्रेसिडेंट, 2 थे, याद रखेंगे। एंड फाइनली राजेंद्र प्रसाद थे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि टेम्पररी प्रेसिडेंट थे सच्चिदानंद सिन्हा एंड जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे वो हो गए हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद वाज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, एंड लास्ट मीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, लास्ट मीटिंग 24 जनवरी 1950 एंड 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशनल डे हम सेलिब्रेट करते हैं। ओके, याद रखेंगे आप। टोटल सेशन कितने हुए थे इसमें, टोटल सेशन कितने हुए थे, टोटल सेशन हुए थे हमारे 11, और टाइम कितना लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में, 2 ईयर 11 मंथ एंड 180 डेज। ओके, ये आपका PYQ है BPSC का, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि कितने सेशन हुए थे, 11 सेशन हुए थे टोटल। पहली मीटिंग कब हुई थी एंड लास्ट मीटिंग कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 में, एंड टाइम कितना लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में, तो डेट इज 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 118 डेज, सॉरी 18 डेज, 180 नहीं 18 डेज। ओके, एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किए हुआ था। ठीक है, इसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था। ओके,
एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किसने करवाया था, मूव किसने करवाया था, जेएल नेहरू ने, ठीक है। एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है। तो इट इज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946। कैबिनेट मिशन प्लान, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड हुई थी, मतलब फॉर्मेशन हुआ था उसका। एक्सेप्टेंस कब हुई थी, अगस्त सफर में, ठीक है। एंड अडॉप्टेड ऑन, ये अडॉप्ट कब हुई थी, 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुई थी, ठीक है। एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में एक मॉडिफाइड वर्जन फॉर्म था प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। इट्स मॉडिफाइड वर्जन फॉर्म्स द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी उसी की जो मॉडिफाइड वर्जन है वो हमारा प्रियम्बल है अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन में अपने हैं, ठीक है। एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थी वो लेड डाउन फंडामेंटल एंड philosophy of constitutional स्ट्रक्चर क्या होगी हमारे, उसमें भी ये लेट डाउन किया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है। एंड नेहरू रिपोर्ट फिर आई थी, कब आई थी मैं आपको बता देता हूँ, 1928 में। एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो फॉर्मली क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was formally formed या created by the Constituent Assembly between December 1946 and November 1949, ठीक है। एंड डिस्कशन हुई थी विद इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई ओपिनियन एक्सप्रेस बाई पब्लिक से भी ओपिनियन ली गई थी, पब्लिक ओपिनियन भी ली गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम करने में, ठीक है। एंड इसमें याद रखेंगे कि जो 9 दिसंबर को 1946 में फर्स्ट सिटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एंड 11 दिसंबर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, ठीक है। एंड 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ था, ठीक है।
ये तीनों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेट पीसीएस के एग्जाम में डेट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड चेंजेस क्या हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बाय इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। लेट मी मूव टू अदर स्लाइड। चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बाय 1947 एक्ट। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो फुली सोवरेन बॉडी हो गई थी। फुली सोवरेन बॉडी हो गई थी एंड ऑल्सो ये लेजिस्लेटिव बॉडी हो गई थी। ये लेजिस्लेटिव बॉडी भी हो गई थी क्योंकि 1947 एक्ट के आने के तहत ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे एंड उस वहाँ पे ब्रिटिशर्स की सॉवरेनिटी थी हमारे इंडिया पे। बट जब पास हुई इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था वो फुली सॉवरेन बन गई और वो वही बॉडी लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई, ठीक है। एंड फंक्शन क्या था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का? फंक्शन, जब फंक्शन होता था, फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के फॉर्म में होता था, ये कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी के फॉर्म में होता था तो उसके चेयरमैन होते थे राजेंद्र प्रसाद। अगर ये एक्ट करता था कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी तो उसके जो प्रेसिडेंट होते थे वो होते थे राजेंद्र प्रसाद। एंड व्हेन इट इज वर्क ऑन लेजिस्लेटिव बॉडी, अगर लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पे एक्ट करता था तो उसके चेयरमैन होते थे जीवी मवलांकर। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ इन सिंपल टर्म्स, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क चीज़ें होती थी, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कुछ चीज़ें होती थी, तब उसको जो हेड करता था वो होते थे राजेंद्र प्रसाद। एंड अगर लेजिस्लेटिव फंक्शन कोई परफॉर्म करती थी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो उसके जो प्रेसिडेंट होते थे वो होते थे जीवी मवलांकर, ठीक है। एंड इसी टाइम पे जो मुस्लिम लीग थी वो मुस्लिम लीग के मेंबर से विदड्रॉ कर लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से। मुस्लिम लीग मेंबर withdraw from constituent assembly, ओके। अदर फंक्शन क्या थे? अदर फंक्शन था, एक मिनट, अदर फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। मई 1949 में रेटिफाई हो गया, रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ। मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ, ओके। एंड 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया गया। नेशनल फ्लैग एडॉप्टेड। ऐसा बोला जाता है कि 26 जनवरी को फिर हमारा जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है वो पूना पैक्ट की वजह से हुआ था एंड नेशनल फ्लैग उस टाइम होस्ट करनी थी तो 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग का एडॉप्शन हो गया, ठीक है। एंड मूव फॉरवर्ड, 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ? नेशनल एंथम अडॉप्ट हुई। adopted, also नेशनल सॉन्ग adopted। आप मुझे बताओगे कि नेशनल एंथम किसने लिखी थी एंड व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना आप। adopted, ओके।
एंड इसी के टाइम पे 1950 में 24 जनवरी को राजेंद्र प्रसाद बिकम्स द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है। एंड फर्स्ट जनरल इलेक्शन फिर कब हुआ? 1951 से 52 में। फर्स्ट जनरल इलेक्शन। ओके। एंड इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि डेट ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एडॉप्ट कब हुआ था, इनैक्ट कब हुआ था। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कि डेट ऑफ एडॉप्शन प्लस इनैक्टमेंट हमारा हुआ था, डेट ऑफ एडॉप्शन एंड इनैक्टमेंट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, जिसमें कि प्रियम्बल और 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल और 22 पार्ट्स थे। ठीक है, 395 आर्टिकल्स, प्रियम्बल थी हमारी, 8 शेड्यूल थे प्लस 22 पार्ट्स थे। अभी कितने शेड्यूल हैं एंड कितने पार्ट्स हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे, एंड कितने आर्टिकल्स हैं। ठीक है, एंड 26 नवंबर को इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी सेलिब्रेट हम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे और नेशनल लॉ डे। नेशनल लॉ डे। ओके। एंड डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था? एडॉप्शन एंड इनैक्टमेंट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, एंड कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था 26 जनवरी 1950 को, मतलब कम इनटू फोर्स। ठीक है, डेट ऑफ कमेंसमेंट कब हुआ था? ये 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, एंड इट मीन्स कम इनटू फोर्स, केम इनटू फोर्स। ओके, एंड इस डेट को क्यों हुआ था? क्योंकि ये लिंक किया जाता है पूर्ण स्वराज से। पूर्ण स्वराज से। ठीक है, एंड कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1957। अब तो फिलहाल ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि अब यूटी बना दिया गया है इंडिया का। ओके, एंड इसमें देखते हैं कि बहुत सारे सिंबल अडॉप्ट हुए एंड कौन से सिंबल क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखते हैं। ठीक है, तो एलिफेंट, ये सिंबल ऑफ सील है, सिंबल ऑफ सील ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, एंड बी एन राव कौन थे? बी एन राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली HVR आयनगर थे। ठीक है, HVR आयनगर, he was the secretary of constituent assembly। ओके, और चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे? SN मुखर्जी। SN मुखर्जी वॉज चीफ ड्राफ्टमैन। ओके, एंड प्रेम बिहारी राय यादव कौन थे? कैलीग्राफर थे टू द कॉन्स्टिट्यूशन।
प्रेम बिहारी रायजादा, ही वॉज कैलीग्राफर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको याद रखेंगे। एंड इसमें एक चीज़ याद रखेंगे कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन थी वो इंग्लिश में राइटिंग थी उसकी। ठीक है, एंड जो 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई, 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987, उसमें ट्रांसलेशन हुई कॉन्स्टिट्यूशन की हिंदी लैंग्वेज में। हिंदी लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन जो थी वो ट्रांसलेट हुई बाय द 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987। ठीक है, एंड आगे हम देखते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलिफेंट जो थी वो सिंबल थी, सिंबल ऑफ सील ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बी.एन. राव कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। एच.वी.आर. रायनगर थे हमारे सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एस.एन. मुखर्जी थे चीफ ड्राफ्टमैन, एंड प्रेम बिहारी रायजादा थे कैलीग्राफर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एंड 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हिंदी लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन को ये ट्रांसफॉर्म किया गया, क्योंकि ये लिखी गई थी बस इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड, एंड इसमें देखते हैं कि इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या हुई थी। ठीक है, जो कि प्रोविजन दैट कम्स इन फोर्स ऑन 26 नवंबर 1949, जब हमारा इनैक्टमेंट हो रहा था। ठीक है, इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब हो रहा था, डेट ऑफ एडॉप्शन, एडॉप्शन कब था? 26 नवंबर 1949 को एडॉप्शन हुआ था ना, 26 नवंबर 1949 को। एंड कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कम इनटू फोर्स था वो था 26 जनवरी 1950 को। बहुत से बच्चे को ये कंफ्यूजन होता है कि कब अडॉप्ट हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंड कब इनैक्ट हुआ था। ठीक है, तो एडॉप्शन एंड इनैक्टमेंट एक ही है, adoption and enactment is the same, that is on 26 November 1949, and commencement of the constitution that is came into force that is 26 January 1950। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि इन्फोर्समेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब 1949 था तब उस टाइम क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था। ठीक है, तो देखेंगे इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऑन 26 नवंबर 1949 प्रोविजन क्या क्या थे उस टाइम पे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे। तो सबसे पहले तो सिटीजनशिप था। ठीक है, इलेक्शन का था, याद रखेंगे आर्टिकल 324। प्रोविजनल पार्लियामेंट थी। ठीक है, शॉर्ट टाइटल थे, एंड टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन भी थे। टेम्पररी प्रोविजन भी थे, कुछ टेम्पररी प्रोविजन थे। ठीक है, एंड रिमेनिंग जो प्रोविजन थे जो कि मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। जो मेजर प्रोविजन थे और जो रिमेनिंग प्रोविजन थे वो केम इनटू फोर्स हुई 26 जनवरी 1950 को, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। ओके, एंड अब हम देखते हैं कि कमिटी कौन कौन सी थी जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थी। ठीक है, तो इसके लिए आपको मैं अलग स्लाइड पे ले चलता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कमिटी कौन थी, कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, तो मेजर कमिटी कौन कौन सी थी? मेजर कमिटीज। ठीक है,
तो यूनियन पावर कमेटी सबसे पहले देखते हैं। यूनियन पावर कमेटी, उसके उसके हेड कौन थे? JL नेहरू। ठीक है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके भी हेड थे JL नेहरू। एंड स्टेट कमेटी किसके अंडर थी? स्टेट कमेटी भी थी JL नेहरू के अंदर। तो आप अगर एक सिंपल सी ट्रिक है, क्योंकि अगर यूनियन कहीं भी आए ना कि कौन से लीडर थे उसके या फिर कौन से प्रेसिडेंट थे उसके, किसके अंडर थी वो कंपनी, तो यूनियन जहाँ भी आए तो सीधे आपको जाना है जवाहरलाल नेहरू के ऊपर। ठीक है। एंड लेट्स मूव ऑन द सेकंड पोर्शन, दैट इज प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। अगर प्रोविंसेस के बारे में आता है तो आप सरदार पटेल पे जाएंगे। ठीक है। सेकंड है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, दैट इज सरदार पटेल। ठीक है। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, ये भी किसके अंडर थे? वो सरदार पटेल के अंदर थे। ठीक है। तो एडवाइजरी कमिटीज ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया। ये भी था हमारा सरदार पटेल के अंदर। एंड 5 सब कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स में और माइनॉरिटी में। ठीक है। 5 सब कमेटीज ऑफ, सब कमेटी थी इसी की, जो एडवाइजरी कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स में, उसके 5 अदर सब कमेटी थी, जिसमें कि उसमें उसकी जो फंडामेंटल राइट्स की कमेटी थी उसके हेड थे JB कृपलानी। एंड जो माइनॉरिटी के थे वो FC मुखर्जी। किसके अंडर थी? ये थी FC मुखर्जी। ऐसा बोला जाता है कि सरदार पटेल वॉज द वन हु हेल्प टू कंसोलिडेट द स्टेट्स ऑफ इंडिया। ओके, सरदार पटेल थे। तो ऐसे आप कभी भी देखोगे कि जो जहाँ प्रोविजन की बात होती है कि किसके अंडर में था ये कमिटीज, तो सीधा आप मार्क करोगे सरदार पटेल के अंडर। ठीक है। एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड कि रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टेटिंग कमेटी ये किसके अंडर थी। ठीक है। तो देखते हैं रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी ये किसके अंडर थी? ये थी राजेंद्र प्रसाद के अंदर। एंड स्टेटिंग कमेटी, स्टेटिंग कमेटी ये भी थे राजेंद्र प्रसाद के ऊपर। और ये बहुत सारे एग्जाम्स का PYQ है, बहुत सारे, मतलब मीन्स बहुत सारे। CAPF असिस्टेंट कमांडेंट में भी ये पूछी जा चुकी है, इवन NDA में भी ये पूछी जा चुकी है, UPSC में भी ये पूछी जा चुकी है, एंड अदर स्टेट PCS में भी ये पूछी जा चुकी है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एंड इस ये लेक्चर देखने के बाद आपका एक भी चीज़ जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर का है कोई भी बचेगा नहीं जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट होगा। एंड ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रिलेवेंट है, तो उसका ध्यान से पढ़ेंगे आप। ओके। एंड लास्ट वन इज ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, दैट इज ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके 7 मेंबर्स थे। क्वेश्चन आता है हाउ मेनी मेंबर्स आर इन ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है। एंड इसके जो चेयरमैन थे वो थे BR अम्बेडकर। इज द चेयरमैन। ओके। एंड गोपाला स्वामी अयनगर, इसके मेंबर्स कौन कौन थे? पहले मेंबर ये थे BR अम्बेडकर, चेयरमैन थे। दूसरे मेंबर थे गोपाला स्वामी
अयनगर, अलाउद्दीन कृष्णस्वामी अयनगर, अलाउद्दीन कृष्णस्वामी. Fourth one is K. Munshi. Fifth one is MD Sadola. Sixth one is Madhav Rao. And seventh one is TT Krishnachari. तो ये थे आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. बहुत सारे स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी के एग्जाम से पूछा गया है कि हाउ मेनी विच वन द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी एंड हु इज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी. तो बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे एंड मेंबर्स वेयर गोपाल स्वामी अयनगर, अलाउद्दीन कृष्णस्वामी अयनगर, के एम मुंशी, एम जी सदौला, माधव राव एंड टी टी कृष्णचारी. ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड ये लेक्चर देखने के बाद मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर में सारे इंपॉर्टेंट पोर्शन मैंने आपको पढ़ा दिए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी रिलेवेंट होगा. एंड मैंने आपको नोट्स के फॉर्म में पढ़ाया है ताकि जब आप इसको रिवाइज करें तो आप नोट डाउन करें एंड रनिंग नोट्स फॉर्म करें खुद से, जो कि आपके एग्जाम में बेनिफिशियल होगा. एंड लास्ट टाइम रिविजन के लिए ये बेस्ट सीरीज़ है जो कि मैं अभी स्टार्ट किया है आपके लिए. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड.